अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन। चूँकि दुनिया मौसमियाती तब्दीलियों और फॉसिल फ्यूल्स की महदूद दस्तयाबी की वजह से दरपेश चैलेंजेस का सामना कर रही है, साइंसदान बिजली की पैदावार के लिए पायदार मुतबादिल के लिए मुसलसल मेहनत कर रहे हैं। फ्यूजन रिसर्च ने हालिया बरसों में एक साफ, महफूज और अमली तौर पर लामहदूद तवानाई के जरिए के तौर पर अपनी बेपनाह सलाहियत की वजह से खासी तवज्जो हासिल की है। इस वीडियो का मकसद फ्यूजन में शामिल साइंसी अमल, फ्यूजन रिसर्च में नुमायां पेशरफ्त और बिजली की पैदावार पर इसके उम्मीद अफजा असरात पर तबादला ख्याल करना है। फ्यूजन एटॉमिक न्यूक्लियाई को जोड़कर तवानाई हासिल करने का अमल है। यही वो फ्यूजन का अमल है जो सूरज में कुदरती तौर पर होता है। 1960 से साइंसदान जमीन पर एक कंट्रोल शुदा माहौल में फ्यूजन को मुमकिन करने की कोशिश कर रहे हैं। कई दहाइयों से फ्यूजन रिसर्च का मकसद तकनीकी रुकावटों पर काबू पाना और खुद को बरकरार रखने वाले फ्यूजन रिएक्शन की तख्लीक के पुरअसरार मकसद को हासिल करना है। इस दिलचस्प फ्यूजन रिसर्च के बारे में जानने से पहले आइए हम फ्यूजन के साइंसी अमल को तफसील से समझते हैं, जिसमें सबसे पहले चंद अहम एलिमेंट्स के एटॉमिक स्ट्रक्चर और उनके अहम आइसोटोप्स को समझते हैं जो इस अमल में काम आने हैं। नाजरीन, एक एटम में एक बहुत छोटा हिस्सा होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इज्तिमाई तौर पर न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द बाकी एटम की वो जगह है जहां इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के साथ पाए जाते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद को प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर कहा जाता है और इसे Z की अलामत से जाहिर किया जाता है। एटम के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल तादाद को मास नंबर या न्यूक्लियॉन्स नंबर कहा जाता है, जिसे A से जाहिर किया जाता है। लिहाजा एक एटम के मास का इन्हिसार न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स की तादाद पर होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन की तादाद के बराबर है। एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स भी होते हैं जिनमें मुख्तलिफ तादाद में न्यूट्रॉन्स होते हैं और इसी तरह इनका मास नंबर भी मुख्तलिफ होता है। एक ही अंसर के एटम जिनके न्यूट्रॉन नंबर्स मुख्तलिफ होते हैं उन्हें आइसोटोप्स कहते हैं। आयन एक इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड शुदा पार्टिकल है। ये तब होता है जब एक एटम एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खो देता है या हासिल करता है। हाइड्रोजन एलिमेंट के आइसोटोप, जिसे प्रोटियम कहा जाता है, इसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता और इसके मरकज में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द चक्कर लगाता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन खो देता है तो इसके नतीजे में प्रोटियम के न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। हाइड्रोजन अंसर के आइसोटोप ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द चक्कर लगाता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन खो देता है तो ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। हाइड्रोजन अंसर के आइसोटोप ट्रिटियम के मरकज में 2 न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द चक्कर लगाता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन खो देता है तो ट्रिटियम के न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। हीलियम अंसर का आइसोटोप, जिसे हीलियम 4 कहा जाता है, इसके मरकज में 2 न्यूट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स खो देता है तो हीलियम 4 के न्यूक्लियस में 2 पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर हम हीलियम 4 के न्यूक्लियस को देखें तो ये 4 न्यूक्लियॉन्स पर मुश्तमिल है, क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसका मजमूई मास 4.00260 यूनिट्स है। हर प्रोटॉन का मास 1.00728 यूनिट्स है और हर न्यूट्रॉन का मास 1.00866 यूनिट्स है। लेकिन 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स को मिला के इनका मजमूई मास हीलियम के मास से ज्यादा हो जाता है, जो 0.02928 यूनिट्स का फर्क बनता है। ये मास में फर्क क्यों जाहिर हो रहा है? इस बात ने साइंसदानों को हैरान किया था। इससे ये साबित होता है कि जुड़े हुए ज़रात का कुल मास अलग अलग ज़रात के मजमूई मास से कम है। ये हैरान कुन बात है कि अलग अलग न्यूक्लियॉन्स का मास खुद उनको मिलाकर बनने वाले न्यूक्लियस से ज्यादा होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? आइंस्टाइन ने तवानाई और मास के बारे में इनकलाबी मफरूजा पेश किया था। इसके नजदीक वो मुमासिल थे। ये कोई आसान ख्याल नहीं है।
आइंस्टाइन के मुताबिक जब चीजें ज्यादा तवानाई की हालत में हो, उनमें कम तवानाई की हालत से ज्यादा मास होता है। इसे आसान अल्फाज में समझने के लिए गौर करें कि पानी की एक बोतल जो जमीन की सतह पर रखी हुई है और उसे इमारत की बुलंदी तक उठाया जाता है। अब ग्रेविटेशनल पुल के खिलाफ इसे ऊपर उठाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा, मतलब इस पर हमने तवानाई खर्च की, जिसके नतीजे में अब वो ज्यादा तवानाई की हालत में है। आइंस्टाइन के मुताबिक अब ऊंचाई पर मौजूद पानी की बोतल का ज्यादा मास होगा। जब ये ऊंचाई पर पहुंचती है तो जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड इसे नीचे की तरफ खींचती है। अगर बोतल को इमारत की ऊंचाई से छोड़ दिया जाए तो वो जमीन की तरफ गिरेगी, क्योंकि जब इसे ऊपर उठाने के लिए वर्क किया गया तो इसने ग्रेविटेशनल फील्ड के खिलाफ पोटेंशियल एनर्जी हासिल की। अब पोटेंशियल एनर्जी की वजह से छोड़ने पर वो खुद नीचे गिरेगी। जमीन पर गिरते ही इसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी खारिज हो जाएगी और वो कम तवानाई की हालत में आ जाएगी। आइंस्टाइन के मुताबिक अब इसका मास कम हो जाएगा। कहा जा सकता है कि जब पानी की बोतल ऊंचाई पर मौजूद है तो वो पोटेंशियल एनर्जी की हायर एनर्जी स्टेट में है, और जब वो जमीन की सतह पर मौजूद है तो वो पोटेंशियल एनर्जी की लोअर एनर्जी स्टेट में है। अब हायर एनर्जी स्टेट में इसका मास ज्यादा होगा और लोअर एनर्जी स्टेट में इसका मास कम होगा। इसका मतलब ये है कि हर वो चीज जो जमीन से ऊंचाई पर मौजूद है वो ज्यादा मास रखती है। ये एक निहायत ही अहम और हैरानकुन कुदरती उसूल है जिसको आइंस्टाइन ने वाजे किया, मगर रोजमर्रा की जिंदगी में इजाफी मास की मिकदार इतनी कम है कि ये काबिल तवज्जो नहीं है। ताहम न्यूक्लियर फिजिक्स और हाई एनर्जी फिजिक्स में होने वाली तवानाई में बड़ी तब्दीलियां मास में होने वाली तब्दीलियों को अहम बनाती हैं। जमीन पर पानी की बोतल की मिसाल ऐसी है जैसे न्यूक्लियॉन्स एक न्यूक्लियस में जुड़े हुए होते हैं, और ऊंचाई पर पानी की बोतल की मिसाल ऐसी है जैसे न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियस से दूर अलहदा है। ध्यान दें कि हीलियम न्यूक्लियस को तोड़ने में हमें मजबूत जौहरी कुव्वत यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के खिलाफ काम करना पड़ता है। ये वो कुव्वत है जो न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस में बांधने का बायस बनती है। जब हम इनको अलग करने की कोशिश करते हैं तो न्यूक्लियॉन्स मजबूत एटमी कुव्वत के साथ एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। लिहाजा हमने इनको अलग करने के लिए न्यूक्लियॉन्स में तवानाई डाली है, और ये तवानाई इनफरादी न्यूक्लियॉन्स की पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाती है। इसलिए इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स हाई पोटेंशियल एनर्जी की हालत में है, जिसकी वजह से इनका मास ज्यादा है। हम न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स के बारे में ये सोच सकते हैं कि वो गहरे पोटेंशियल एनर्जी के कुएं में बैठे हैं, जो कि मजबूत जौहरी कुव्वतों के नतीजे में है, जो न्यूक्लियस को एक साथ जोड़े रखता है। जब हम न्यूक्लियॉन्स को अलग करते हैं तो हम इन्हें इस पोटेंशियल एनर्जी के कुएं से बाहर निकालते हैं और इन्हें ज्यादा न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी फराहम करते हैं। इसी वजह से जुड़े हुए ज़रात का कुल मास कम तवानाई की हालत में अलग अलग ज़रात के मास से कम है जो आला तवानाई की हालत में है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो अपनी मशहूर मास एनर्जी इक्वेशन दी है, उसके मुताबिक जब किसी निजाम को तवानाई फराहम की जाती है तो इसका मास बढ़ जाता है, और जब किसी निजाम से तवानाई खारिज होती है तो इसका मास कम हो जाता है। जब दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स मिलकर हीलियम 4 का न्यूक्लियस बनते हैं तो बहुत कम मास जाया होता है, जिसे मास डिफेक्ट कहा जाता है। किसी न्यूक्लियस का मास डिफेक्ट सेपरेट न्यूक्लियॉन्स के मजमूई मास और इससे बनने वाले न्यूक्लियस के मास के फर्क के बराबर है। मास में कमी ये जाहिर करती है कि तवानाई खारिज हुई है। ये तवानाई की बहुत कम मिकदार की तरह लगता है, लेकिन ये जौहरी पैमाने पर बहुत ज्यादा है। अब हम ये देखना शुरू कर सकते हैं कि क्यों कुछ न्यूक्लियाई दूसरों के मुकाबले ज्यादा मुस्तहकम होते हैं। अगर अलग न्यूक्लियॉन से एक न्यूक्लियस बनता है तो तवानाई खारिज होती है। दूसरे लफ्जों में इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के खिलाफ काम किया जाना चाहिए जो न्यूक्लियॉन्स को एक साथ रखती है। इसमें जितनी ज्यादा तवानाई शामिल होगी, न्यूक्लियस उतना ही मुस्तहकम होगा। बाइंडिंग एनर्जी वो बैरूनी तवानाई है जो एक न्यूक्लियस के तमाम न्यूक्लियॉन्स जैसे कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मुकम्मल तौर पर अलग करने के लिए कम से कम दरकार है। या दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि जब सेपरेट न्यूक्लियॉन्स एक न्यूक्लियस बनाते हैं तो तवानाई रिलीज होती है। मुख्तलिफ न्यूक्लियाइड्स के इस्तेकाम का मुआवजना करने के लिए हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पर गौर करने की जरूरत है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से ये बात वाज़ेह है कि हल्के एलिमेंट्स में ये ज्यादा है और आयरन के बाद वाले हेवियर एलिमेंट्स में कमी होती चली जा रही है।
इस वजह से आयरन से पहले वाले अनासिर में फ्यूजन होता है और आयरन से बाद वाले एलिमेंट्स में फिजन होता है। आप ग्राफ में देख सकते हैं कि ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के फ्यूजन से मिलने वाली हीलियम से काफी तवानाई खारिज होगी। आयरन सबसे मुस्तहकम एलिमेंट है जिसमें फ्यूजन या फिजन नहीं होगा। बेरियम और क्रिप्टॉन की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होने की वजह से यूरेनियम में न्यूक्लियर फिजन होकर बेरियम और क्रिप्टॉन में टूटना होगा, ना कि बेरियम और क्रिप्टॉन का फ्यूजन होकर यूरेनियम बनना। ये इस वजह से है कि हेवियर एलिमेंट्स में ज्यादा तादाद में न्यूक्लियॉन्स होने की वजह से इसकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कम हो जाती है। अब हम ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के फ्यूजन के प्रोसेस को देखते हैं। अगर इन दोनों न्यूक्लियाई का फ्यूजन करेंगे तो हमें इसके नतीजे में हीलियम न्यूक्लियस मिलेगा और एक अलहदा न्यूट्रॉन और काफी एनर्जी खारिज होगी मास डिफेक्ट की सूरत में। हम इस मास डिफेक्ट को कैलकुलेट करेंगे तो वो 0.02 यूनिट्स यानी 3.3211 10 टू पावर -27 kg होगा। यही वो मास है जो एनर्जी की सूरत में खारिज होगा। अगर इसी फ्यूजन के अमल को बड़े पैमाने पर करें जैसे कि 2 kg ड्यूटेरियम और 3 kg ट्रिटियम तो मजमूई मास डिफेक्ट 0.02 kg बनेगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन की E=mc² इक्वेशन इस्तेमाल करके इस मास डिफेक्ट की एनर्जी मालूम करते हैं जो कि 1.8 10 टू पावर 15 जूल्स बनती है, जो 500 मिलियन किलोवाट आवर की एनर्जी के बराबर है। सूरज में ये तकरीबन 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस के इंतहाई बुलंद दर्जे हरारत और जमीन के माहौल से 100 बिलियन गुना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बदौलत होता है। लेकिन मसला ये है कि अगर हम मसनूई तौर पर हीट का इस्तेमाल करते हुए जमीन पर फ्यूजन हासिल करने की कोशिश करें तो हमें 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दरकार होगा। इसको हासिल करने के मुमकिन तरीकों में से एक फ्यूजन फ्यूल को गैस में तब्दील करना है जिसे प्लाज्मा कहते हैं और इसे फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहा जाता है। लिहाजा जरूरी फ्यूजन फ्यूल जैसे कि ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को मिलाने के लिए हमें इसके इलेक्ट्रॉन्स को अलहदा करने और इसे प्लाज्मा की हालत में तब्दील करने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर लगाना होगा ताकि हाइड्रोजन आइसोटॉप्स के मरकज को मिलाया जा सके। यही वाहिद तरीका है जिससे हम इस टेम्परेचर को हासिल कर सकते हैं। फ्यूजन फ्यूल को प्लाज्मा में तब्दील करने और फिर इसे गर्म करने के लिए सिस्टम में बहुत सारी तवानाई दरकार होती है, लेकिन एक बार फ्यूजन का अमल शुरू होने से ये हीटिंग प्लाज्मा अपने आप को खुद ही बरकरार रखेगा। लेकिन हम प्लाज्मा को रिएक्टर को छूने की इजाजत नहीं दे सकते क्योंकि अगर ये किसी भी सरफेस के राब्ते में आता है तो वो जल्द ठंडा हो जाता है। इसीलिए साइंसदान और इंजीनियर्स प्लाज्मा और इसकी डेंसिटी को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ इकसाम के रिएक्टर्स में मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल करते हैं। इनमें से 3 बहुत अहम इकसाम की हैं। इनमें से पहली किस्म टोकामेक रिएक्टर की है। फ्रांस में ईटर ड्यूटेरियम और ट्रिटियम पर मुश्तमिल फ्यूजन फ्यूल को प्लाज्मा रिंग में तब्दील करने के लिए टोकामेक रिएक्टर का इस्तेमाल करता है, जो फ्यूजन हासिल करने के लिए 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर तक पहुंच जाता है और फ्यूजन के नतीजे में पैदा होने वाली तवानाई को हीट की सूरत में रिएक्टर की दीवारों में जज़ब करके स्टीम बनाकर रवायती पावर प्लांट्स की तरह टरबाइन्स और जनरेटर्स के जरिए इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। चीन का सुपर कंडक्टिंग टोकामेक रिएक्टर ईस्ट प्लाज्मा के जरिए तैयार करदा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करता है और 2018 में इसने 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हासिल किया। फ्यूजन के लिए फ्यूल इकट्ठा करना बहुत आसान है। हाइड्रोजन आइसोटोप ड्यूटेरियम को हाइड्रोलाइसिस का इस्तेमाल करते हुए समंदर के पानी से निकाला जा सकता है और एक और आइसोटोप ट्रिटियम को लिथियम पर न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करके हासिल किया जा सकता है। यहाँ हेवी वाटर के ठंडे रिएक्टर में पानी से अलग करके बनाया जा सकता है। दूसरी किस्म का रिएक्टर स्टेलोरेटर रिएक्टर है। एक ऐसा ही रिएक्टर जर्मनी में इस्तेमाल किया जा रहा है। जर्मनी के वेंडरस्टाइन 7X स्टेलोरेटर रिएक्टर मैग्नेटिक फील्ड्स की कॉइल बैंक्स को इस्तेमाल करके प्लाज्मा को कंट्रोल करता है। तीसरी किस्म का रिएक्टर हीलियम प्लाज्मा एक्सेलरेटर है, जो 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर फराहम करके फ्यूजन के अमल को मुमकिन बनाता है। हीलियम रिएक्टर फ्यूजन फ्यूल को प्लाज्मा कंडीशन में हीट करता है और मैग्नेट्स इसे कन्फाइन करने में मदद करते हैं और ऐसे 2 प्लाज्मास को अपोजिट डायरेक्शन से 1 मिलियन मील पर आवर तक एक्सेलरेट करते हैं और सेंटर में उनको टकराते हैं और मैग्नेटिक फील्ड से मजीद इसको कंप्रेस किया जाता है।
जैसे ही प्लाज्मा फ्यूजन के अमल को ट्रिगर करता है, इसके नतीजे में एनर्जी खारिज होती है और प्लाज्मा का वॉल्यूम बढ़ता है और रिएक्टर की मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपांड करता है और पीछे धकेलता है। फेराडेज लॉ के मुताबिक फील्ड में तब्दीली करंट को पैदा करती है। अगर फ्यूजन पावर एक हकीकत बन जाती है तो ये दुनिया की तवानाई की जरूरियात के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये तवानाई का एक साफ और अमली तौर पर लामहदूद जरिया फराहम कर सकता है जो ग्रीन हाउस गैसेस या रेडियो एक्टिव वेस्ट पैदा नहीं करेगा। शुक्रिया।